और मैंने नोटिस किया कि वो जो विंग था या जो भी सेल थे उसके अंदर वो अपने आप को ही डिवाइड करके डेवलप हो रहे थे। ये सब याद करने की आपको जरूरत नहीं है कि कौन कौन सी लेबोरेटरी पे गए थे, ठीक है। जो एक्सपेरिमेंट्स है वो आपको पता होना चाहिए, कौन सी एज पे या किस स्कूल स्टेज पे हुए थे वो आपको पता होना चाहिए। 9th क्लास से इन्होंने शुरू किया हार्मोन्स के बारे में जानना और अभी ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में आ गए, अभी भी वही कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच, एंड आई वेलकम ऑल टू सकल भारत फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। फूड ट्रीज विदाउट फीड का एक और चैप्टर आज हम लोग कवर करने वाले हैं। वन शॉट सीरीज चल रही है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हर चैप्टर की चल रही है और आज हम लोग पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन इसमें से बनेगा। आपका हार्ड वर्क, आपकी परसिवरेंस, काफी सारे क्वेश्चंस इसमें से आपके बनने वाले हैं। इसके अलावा डायलॉग राइटिंग भी बन सकती है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट आपके लिए एस्पेक्ट हो जाएगा इस चैप्टर को समझने के लिए। चैप्टर का नाम ही अपने आप में एक बड़ा ही इंस्पायरिंग नेम है, मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट कैसे बना जाए या एक साइंटिस्ट कैसे बना, रिचर्ड एब्राइट एक साइंटिस्ट कैसे बने, शुरुआत कैसे हुई। तो क्या अगर मुझे साइंटिस्ट बनना है तो मुझे बचपन से ही स्मार्ट होना जरूरी है, या साइंटिफिक टेम्परामेंट होना जरूरी है, या फिर अपने हार्डवर्क एंड परसिवरेंस एंड कंटिन्यूअस एफर्ट्स के साथ मैं फ्यूचर में कुछ भी अच्छा कर सकता हूँ। यही मैसेज आपको इस चैप्टर में मिलने वाला है थ्रू द लाइफ ऑफ रिचर्ड एब्राइट। ओके, बिकॉज ये खुद एक बायोलॉजिस्ट रह चुके हैं, मॉलिक्यूलर साइंटिस्ट रह चुके हैं। तो इनको ये जो टैग मिला या जो पोजीशन मिली या ये साइंटिस्ट कैसे बने, इनकी पूरी लाइफ आपको इस चैप्टर के अंदर बताई गई है। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाएगा आपके लिए और अच्छा भी है, इंटरेस्टिंग है। आपको टफ लगेगा, बहुत सारे बच्चों को चैप्टर टफ लगता है। रीजन बीइंग जो इसकी टर्मिनोलॉजीज हैं वो थोड़ी टफ आपको शायद लग सकती है, इसीलिए। Secondly, मैं आपको हमेशा बताती हूँ, there are two types of literature that you will read. One would be fiction, second would be non-fiction. Fiction वो होता है जहाँ stories होती हैं, रामू होता है, कैरेक्टर्स होते हैं, टॉम हो गया, हैरी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उनकी स्टोरी होती है, मिथिकल होता है सब कुछ, मतलब कुछ भी बनाया हुआ फैब्रिकेटेड स्टोरीज होती हैं। एक होता है नॉन फिक्शन जहां आपको रियलिटी ऑफ लाइफ दिखाई जाती है, रियल सिचुएशंस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग दिखाई जाती है। किसी की बायोग्राफी पढ़ने को मिल सकती है, किसी की डॉक्यूमेंट्री पढ़ने को मिल सकती है। सो दिस चैप्टर इज बेसिकली डॉक्यूमेंट्री काइंड ऑफ अ थिंग। जैसे आपने कोई ज्योग्राफी चैनल खोला और आपको कोई डॉक्यूमेंट्री दिखती है ना किसी टॉपिक के ऊपर, तो समझो कि इनकी डॉक्यूमेंट्री चल रही है, इनके बारे में आपको यहाँ इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ये नॉन फिक्शनल हो जाता है, मतलब कि रियल, राइट, रियल लाइफ ऑफ समवन। तो एक तरीके से इनकी बायोग्राफी समझ लो या इनकी डॉक्यूमेंट्री समझ लो, जो आज हम लोग पढ़ने वाले। तो इसीलिए थोड़ा सा टफ लगता है स्टूडेंट्स को। साइंटिफिक चैप्टर तो है ही, साइंस से काफी कुछ साइंस से रिलेटेड होगा, बिकॉज ये एक साइंटिस्ट है, तो ये कैसे कैसे प्रोग्रेस किए, तो इनके जो चैप्टर की जो टर्मिनोलॉजी है वो काफी हद तक साइंटिफिक होगी, है ना। साइंस के वर्ड्स आपको मिलेंगे, जैसे कि बटरफ्लाई हो गया तो मोनार्क बटरफ्लाई हो गया, वाइसरॉय बटरफ्लाई हो गया, प्यूपा के हॉर्मोन्स हो गए, डीएनए हो गए, सेल हो गए, इस तरीके के वर्ड्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे चैप्टर में, बिकॉज साइंटिफिक चैप्टर है। दैट्स इट, काफी इंट्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है। एक्सप्लेनेशन करेंगे लाइन बाय लाइन, मीनिंग समझेंगे, डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग समझेंगे, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के क्वेश्चंस देखेंगे, लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। लंबा चैप्टर हो जाएगा, बिकॉज पूरा चैप्टर एक बार में आपको पढ़ाना है आज। वन शॉट होगा बट मजा आएगा। तो चलो करते हैं सेशन की शुरुआत। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, नाम क्या है? इसके जो राइटर हैं चैप्टर के, उनका नाम है आपका रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। इन्होंने लिखा है, और किसके बारे में लिखा है? रिचर्ड एब्राइट के बारे में लिखा है। क्लियर हो गया? कौन है रिचर्ड एब्राइट? पढ़ लेते हैं। रिचर्ड एब्राइट कौन है? द स्टोरी इज अबाउट रिचर्ड एब्राइट हु ग्रू अप इन द टाउन ऑफ रीडिंग। रीडिंग जगह का नाम है, टाउन का नाम है, सिटी का नाम है। कहाँ पे है ये? पेंसिल्वेनिया में है, ठीक है। तो पेंसिल्वेनिया की रीडिंग सिटी, तो ये रीडिंग वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है, सिटी का नाम है, ठीक है। तो रिचर्ड एब्राइट की लोकेशन बता दी आपको, कहाँ ये पैदा हुए थे। अच्छा, इनका जो पेट नेम था वो क्या बन गया? रिची। रिची वाज अ वेरी क्यूरियस चाइल्ड राइट फ्रॉम हिज बिगिनिंग। तो देखो अभी ना आपको एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में इस चैप्टर से कि बताओ एक साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्या चाहिए, व्हाट आर द नेसेसरी क्वालिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स अ पर्सन शुड हैव टू बिकम अ साइंटिस्ट। तो वहां पे आपको क्यूरियोसिटी एक एलिमेंट मिलेगा, मतलब क्यूरियोसिटी एक आपको कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी कि एक पर्सन के अंदर होनी चाहिए। तो जब आप लिखेंगे तो वहां क्यूरियस आएगा, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, तो इनके अंदर बचपन से थी। रिची वॉज अ वेरी क्यूरियस चाइल्ड राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड। अब क्यूरियोसिटी का मतलब क्या हो गया? किसी भी
कंडीशन में क्यूरियस होना, उसको क्यूरियोसिटी बोलते हैं। आप क्यूरियस आप कैसे बनोगे? यू हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू आस्क। ओके, मैंने एक फोन देखा, मुझे अभी बहुत सारे क्वेश्चंस है इससे रिलेटेड। इसकी रैम कितनी है, इसमें स्टोरेज कितना है, इसका कैमरे का पिक्सल क्या है, स्क्रीन कौन सी है, इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो कौन सा है, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस है। तो दिस शोज माय क्यूरियोसिटी। एक पर्सन ने फोन देखा, उसने कहा अच्छे से फोन कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, ठीक है मैं यूज करूंगा इसको, दैट्स इट। तो अगर मेरे पास लॉट ऑफ क्वेश्चंस हैं, मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ चीजों को जानने के लिए, तो मैं क्यूरियोसिटी है मेरे अंदर। और अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर चीज को ऑब्जर्व करके छोड़ देती हूँ, तो फिर वो मेरी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है। दिस गोल्स सेम इन ऑल सिनारियोस, ठीक है, हर सिनारियो में सेम रहेगा। कोई भी चीज आप देखते हैं, डू यू हैव क्वेश्चंस? कोई भी सिचुएशन आप देखते हैं, डू यू फील लाइक हैविंग अ क्वेश्चन अबाउट दैट सिचुएशन? उसको क्यूरियोसिटी कहते हैं। तो आप क्यूरियस हैं या नहीं है, बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। तो रिचर्ड तो क्यूरियस थे, एंड दिस इज वन ऑफ द एलिमेंट्स और द कैरेक्टरिस्टिक्स वन पर्सन शुड हैव टू बिकम अ साइंटिस्ट। साइंटिस्ट बनने के लिए आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। 3 है तो एक तो बता दी, क्या? लिखो चैट सेक्शन में, और 2 और मैं भी आपको बताऊंगी। चलो, सो हिज मदर इनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। अच्छा, इनकी मदर का इनकी लाइफ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। इन्होंने ही हेल्प किया रिचर्ड को हर वो चीज करने में जो ये करना चाहते थे। इनकी मदर इनको बुक्स लेके आई, बेटा पढ़, एक्सपेरिमेंट्स कर, तेरे को और क्या इक्विपमेंट चाहिए वो ले, पिकनिक करने जा, एक्सप्लोर करने जा, जितना ज्यादा हो सके एक्टिव बन, सो दैट इवेंचुअली क्या होगा, आप एक क्यूरियस इंटेलिजेंट चाइल्ड बने रहेंगे थ्रू आउट योर लाइफ, और आगे चल के डेफिनेटली आपको उसका फायदा होने वाला है। तो सेम इनके साथ में होता है, मदर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हिज लाइफ। नाउ शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, ट्रिप्स पे ले जाती थी, बॉट हिम टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरास, जो भी इनको चाहिए होता था ना एक एक्सपीडिशन के लिए, इनको लगता था मुझे ये चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, बोलती थी ले लो, खरीद लो, ले लो, गिफ्ट में दे देती थी, सो दैट आप कहीं भी लैक ना करो किसी भी चीज में, राइट? नाउ हॉबीज क्या थी इनकी? कलेक्टिंग करना। क्या? कोई रॉक्स कलेक्ट करता है, कोई फॉसिल कलेक्ट करता है, कोई पुराने पुराने कॉइन्स, सब कंट्रीज की कॉइन करेंसी, कोई स्टैम्प पेपर इकट्ठे करता है, ये बटरफ्लाईज भी कलेक्ट करते थे। तो इन्होंने अपनी सिटी जहां ये रहते थे उसके आसपास जितनी भी स्पेसीज मिलती थी, इन्होंने वो सारी कलेक्ट की थी बचपन में। तो ये भी एक तरीके की हॉबी हो गई, एंड ऑल हिज हॉबीज वर एक्चुअली making him more close to the scientific temperament he had. इनको साइंटिस्ट बनाने के लिए ये सारी हॉबीज और सारी चीजें जो ये बचपन में किया करते थे, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन चीजों का। नाउ लेटर ऑन ही बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो मैं आपको एक स्टोरी की तरह ये सारी चीजें बताऊंगी इनके बारे में। आपको ऐसा लगेगा कि आप टीवी ओपन करके बैठे हुए हैं और आपके सामने रिचर्ड एब्राइट की डॉक्यूमेंट्री चल रही है, उस तरीके से आपको ये चैप्टर पढ़ना है, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। बाद में ये कौन बन गए? ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बन गए। तो साइंटिस्ट किस फील्ड में बने होंगे अब आप खुद ही सोच लो, जब ये बटरफ्लाइज में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, है ना? तो बायोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनमें इनका ज्यादा इंटरेस्ट है। तो आप समझ लो कि ये एक बायोलॉजी के फील्ड में ही कोई साइंटिस्ट बने हो, कोई स्पेस साइंटिस्ट नहीं थे, ठीक है? तो इनके बारे में अब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। जैसे मैंने आपको बोला, एक डॉक्यूमेंट्री की तरह हमें पढ़ेंगे इनके बारे में, जितनी भी इंफॉर्मेशन है मैं अंडरलाइन करती जाऊंगी, आप नोट्स बनाओ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या करना है आपको? जैसे यहाँ लिख रहा है एट द एज ऑफ 22 कुछ काम हुआ, तो आप लिख लीजिए 22 में क्या हुआ। फिर आएगा जब सेकंड क्लास में थे तो क्या हुआ, 7th में थे तो क्या हुआ, 8th में थे तो क्या हुआ, स्कूल गए तो क्या हुआ, कॉलेज गए तो क्या हुआ। तो ये सारी चीजों के आप एक पेज पे नोट्स बनाते जाओ। इससे क्या होगा ना, आपको सारी समरी तैयार हो जाएगी और सब याद हो जाएगा पूरा चैप्टर, ठीक? तो एट द एज ऑफ 22 अ फॉर्मर स्काउट ऑफ ईयर। तो फॉर्मर स्काउट ऑफ ईयर क्या हो गया? फॉर्मर मतलब पहला, कभी बना हुआ है। कौन बना है? स्काउट ऑफ द ईयर। तो स्काउट ऑफ, जैसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर क्या हो गया? डिजिग्नेशन हो गया। आपने मूवी देखी होगी कि भाई आज इस साल का जो भी सबसे बेस्ट स्टूडेंट है वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर हो जाएगा। ऐसे ही स्काउट भी क्या होती है, ऑन ग्राउंड जब आप कोई काम करते हैं ना, तो एक स्काउट ऑफ द ईयर करके आपको एक टाइटल मिल जाएगा, ठीक है? तो स्काउट ऑफ द ईयर का टैग इनको पहले मिल चुका था। 22 ईयर्स के थे ये बताया जा रहा है। सो एट द एज ऑफ 22 अ फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड। पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड को इन्होंने क्या कर दिया? हिला दिया, एक्साइटेड कर दिया। किस चीज से? विद अ न्यू थ्योरी। इन्होंने एक नई थ्योरी स्टार्ट करी। किस टॉपिक के ऊपर? ऑन हाउ सेल्स वर्क। हमारे अंदर जो सेल होते हैं, राइट, टाइनीएस्ट सेल जो हमारी लाइफ सेल जो बताई जाती है, उसको
उसका फंक्शन, वो वर्क कैसे करता है। बायोलॉजी के स्टूडेंट इसको ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, बाकी 10th वाले बच्चे उतना समझे जितना चैप्टर में पढ़ाया जा रहा है इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको यहाँ साइंस नहीं घुसानी, आपको यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज समझनी है और इंस्पायर होना है रिचर्ड एब्राइट की स्टोरी से। बट इफ यू आर अ बायोलॉजी के स्टूडेंट एंड यू हैव मच इंटरेस्ट इन दिस, तो आप इसको उस पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ आपको आंसर लिखने में क्या चाहिए, हाउ सेल वर्क, सेल की थियोरी के बारे में इन्होंने एक नई थियोरी बनाई और उसको पब्लिश किया तो पूरा साइंटिफिक वर्ल्ड में हलचल मच गई, बोले अरे वाह ये तो सच में कुछ नया कर दिया, चलो इसके ऊपर रिसर्च शुरू करते हैं। तो ये हुआ, कब हुआ, एट द एज ऑफ 22। अब एट द एज ऑफ 22 का मतलब हो गया कि उस टाइम पे ये कॉलेज में थे। अब वहां तक कैसे पहुंचे, ये आपको आगे के चैप्टर में पढ़ाया जाता है, बचपन से लेके सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11 स्कूल, हाई स्कूल, 12 कॉलेज, सब पार करने के बाद 22 में जब ये अपना रिसर्च कर रहे थे तब ये काम हुआ। उससे पहले क्या हुआ वो आपको अब हम चैप्टर में बताएंगे, ठीक है। सो रिचर्ड एच एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन द थियरी। किस किसने किया, रिचर्ड एब्राइट तो थे ही, इनके साथ में इनका एक कॉलेज रूममेट भी था, ठीक है। इन दो लोगों ने मिलके एक थियरी बनाई इन एन आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल का नाम था प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंटिस्ट। तो प्रोसीडिंग्स नाम से आर्टिकल था और इंस्टीट्यूट था नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस, ठीक है। तो जैसे होता है ना, हर इंस्टीट्यूशन का अपना एक आर्टिकल लिखने का मैगजीन होती है, या कोई न्यूज़पेपर होता है, इंटरनल न्यूज़पेपर होते हैं, तो ऐसे ही करके ये प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस करके आपका क्या बन गया, एक न्यूज़पेपर या आर्टिकल की मैगजीन बन गई। उस आर्टिकल, इस मैगजीन में इन्होंने अपना आर्टिकल छपाया था। आर्टिकल का जो टॉपिक था, मतलब जो मेन सोर्स ऑफ कंटेंट था, दैट वाज हाउ सेल्स वर्क, इस थ्योरी के ऊपर। क्लियर हो गया। तो यहां से यहां तक आपको बस एक ही चीज बताई गई है कि 22 की एज पर रिचर्ड एच एब्राइट ने अपने रूममेट के साथ मिलकर एक थ्योरी के ऊपर आर्टिकल लिखा। जो थ्योरी का टॉपिक था वो था हाउ सेल वर्क। इसके अलावा आपको यहाँ कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अगर आप नाम याद कर सकते हैं तो प्लीज आप कर लीजिए। प्रोसीडिंग नाम से जो इनकी रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस करके, तो आप उसको याद कर सकते हैं। कैपिटल पी है तो आपको समझ जाना चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा नाम आपका बन जाएगा। क्लियर हो गया 22 का। आगे बढ़ते हैं। It was the first time this important scientific journal had ever published the work of a college student. तो ये जो scientific journal था ना, क्या नाम था उसका, Proceedings of the National Academy of Science। ये जो जर्नल था, पहली बार, इट वॉज द फर्स्ट टाइम, पहली बार इन्होंने किसी साइंटिस्ट की रिपोर्ट को पब्लिश किया था। अदरवाइज इसमें कुछ और ही पब्लिश होता होगा, हमें नहीं पता क्या होता था, हमें जितनी इन्फॉर्मेशन मिली है उस हिसाब से पहली बार इन्होंने क्या किया, वर्क ऑफ अ कॉलेज स्टूडेंट पब्लिश किया। मतलब साइंटिस्ट जो उस टाइम तक साइंटिस्ट तो नहीं थे, बट कॉलेज स्टूडेंट की रिसर्च पेपर को पब्लिश किया था इस आर्टिकल में। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है क्वेश्चन आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट चैप्टर है तो आपको पढ़ना रहेगा। In sports, that would be like making the big leagues at the age of 15 and hitting a home run your first time at bat. तो ये एक इम्पॉर्टेंट आपको एनालॉजी सिखाई गई है यहाँ पे। क्या बोला जा रहा है इस लाइन में, कि जिस तरीके से जब हम क्रिकेट खेलने जाते हैं, पहली बार बैटिंग करते हैं और हमने मान लो हिट कर दिया हो क्या, योर फर्स्ट टाइम एट बैट एंड हिटिंग अ होम रन, तो मतलब बेसिकली आपने क्या किया, पहले ही अटेम्प्ट में कुछ अच्छा कर दिया। ओके, जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं तो इन्होंने क्रिकेट की एनालॉजी लगा के यहाँ दी है, पहले ही अटेम्प्ट में आपने कुछ अच्छा कर दिया हो। बिल्कुल ऐसे ही था कि कॉलेज में गए, पब्लिशिंग शुरू करी, रिसर्च करना शुरू किया और इतनी बढ़िया मैगजीन ने हमारा आर्टिकल पब्लिश कर दिया, तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी आपके लिए। तो यहाँ इस लाइन को एनालॉजी की तरह लिया गया है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि उनके क्वेश्चन पेपर जो उनका जो आर्टिकल पब्लिश हुआ था उसको किससे कंपेयर किया गया है स्टोरी के अंदर, तो आप बता दीजिए। एक बैट्समैन से जो कि पहले ही बैटिंग में अच्छा स्कोर कर जाता है, हिट कर देता है रन, राइट। ओके, फॉर रिचर्ड एब्राइट इट वाज द फर्स्ट टाइम इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स इन साइंस। ओके, तो यहाँ लिखा हुआ है कि रिचर्ड एब्राइट के लिए ये पहला अचीवमेंट था। It was the first in a long string of achievements in science. साइंस में अब जो उनके अचीवमेंट्स होने वाले थे उसमें ये पहला अचीवमेंट था एज अ साइंटिस्ट। ओके, बचपन में तो और भी कुछ उन्होंने किया है, लेकिन एज अ साइंटिस्ट ये पहला उनका अचीवमेंट था। इसके आगे तो उनको और रिसर्च पेपर हुए, फिर उनको अवार्ड्स मिले, फिर इनको साइंटिस्ट बोला गया, फिर इनको बहुत सारे प्राइजेस मिले, काफी कुछ मिला इनको बाद में। पहले शुरुआत हुई थी इस 22 की एज पे जो इन्होंने रिसर्च पेपर पब्लिश किया।
आप देखो इसके आरटीसी बनेंगे आपके। आरटीसी नंबर 1, एट व्हाट एज डिड ही पब्लिश द पेपर। आरटीसी नंबर 2, व्हाट वाज द थ्योरी ही वाज वर्किंग ऑन। आरटीसी नंबर 3, व्हाट वाज द नेम ऑफ द जर्नल where he actually wrote about it, right? आरटीसी नंबर 4, उनकी जो पब्लिशिंग थी उसको किससे कंपेयर किया गया है इस स्टोरी के अंदर? बैटिंग से, है ना, फर्स्ट टाइम बैटिंग से। तो ये सारे आंसर आप इसमें लिख सकते हैं आरटीसी में। चैट सेक्शन में मुझे आंसर देते जाइए साथ साथ व्हेन यू आर रीडिंग दिस चैप्टर विद मी। ऑलराइट, सो नेक्स्ट पैराग्राफ आपका स्टार्ट हो जाता है। सो साइंस एंड द अदर फील्ड, तो बाकी के फील्ड्स में साइंस लिखा था ना यहाँ पे, साइंस के फील्ड में और बाकी के फील्ड्स में उसकी अब शुरुआत हो गई है अचीवमेंट्स के बारे में। अचीवमेंट्स होंगे अब, धीरे धीरे और अचीवमेंट्स होंगे। अब ये जो चैप्टर है पीछे को चलता जाएगा, है ना। अब हम स्टार्टिंग में आ जाएंगे कि इन्होंने कैसे शुरुआत करी। एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाईज। देखो इंपॉर्टेंट लाइन, इनकी जो शुरुआत है वो किससे स्टार्ट हुई है भाई? बटरफ्लाई से। तो आपने सुना होगा बहुत बड़े लोग बोलते हैं, जब आप कहते हो मुझे ये करना है लाइफ में, मुझे वो करना है, तो आपके आसपास के लोग आपको क्या सजेस्ट करते हैं? वो बोलते हैं पहला स्टेप ले। आप बोलते हो पहला स्टेप ही तो बड़ा टफ लगता है लेने में, क्योंकि वहीं से आपकी सक्सेस शुरू हो जाती है, पहले स्टेप से। इनका पहला स्टेप क्या था? बटरफ्लाईज में जो इन्होंने इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया, वहां से इनका पहला स्टेप था। और लाइक व्हेन यू विल गो थ्रू दिस चैप्टर, जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे आप रियलाइज करेंगे कि सिर्फ बचपन में बटरफ्लाईज कलेक्ट करने की हैबिट या हॉबी से कैसे ये डीएनए और सेल थ्योरी तक पहुंच पाए, किस तरीके से चीजें फॉल ऑन प्लेस। कहते हैं ना एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस। अगर आप सच में मेहनत करते हो या सच में आपके अंदर टैलेंट है तो सेम केस रिचर्ड एब्राइट के साथ हुआ। और हॉबी क्या थी? बटरफ्लाईज को कलेक्ट करना, इसीलिए लिखा हुआ है एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाईज। कैसे हुई ये सारी चीजें, अनफोल्ड कैसे हुई उनकी लाइफ, ये आपको यहाँ सीखने को मिलेगा। और आप में से कई लोगों को आज ये इंस्पिरेशन आएगी, अंदर से मोटिवेशन मिलेगा कि लेट्स टेक द फर्स्ट स्टेप। जो भी हमारा टैलेंट है उसको लेके चलो आज शुरुआत करते हैं। क्योंकि आज हमने शुरुआत की मे बी गिटार बजाने से, मे बी तबला बजाने से, और कल को पता चला कि हम वर्ल्ड के बेस्ट ऑर्केस्ट्रा में शामिल हो गए हैं और हम वर्ल्ड टूर करते हैं। तो आप बोलोगे बचपन में बस मेरे को एक बार किसी ने गिटार कर दिया था, मैं गिटार बजाने लगा, बजाते बजाते मैं इतना ज्यादा खो गया इसमें और इतना आगे बढ़ता गया और आज मैं वर्ल्ड बेस्ट ऑर्केस्ट्रा टीम का एक मेंबर बन गया हूँ। वाओ कुछ ऐसी ही स्टोरी आपको रिचर्ड एब्राइट की अभी सुनने को मिलेगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। नाउ an only child, Ebright grew up north of Reading, Pennsylvania. तो only child थे, अकेले child थे, Ebright नाम था इनका, नॉर्थ ऑफ रीडिंग्स में पैदा हुए थे। रीडिंग मैंने आपको बताया इनके शहर का नाम है, पेंसिल्वेनिया के अंदर। ठीक है, तो कहाँ पे पैदा हुए थे? रीडिंग्स में। नाउ देयर वाजंट मच आई कुड डू देयर। अब देखो यहाँ पे आप नोटिस करोगे जितनी भी इन्वर्टेड कॉमास में लाइनें हैं ये इनके स्टेटमेंट्स हैं जो इन्होंने बोले हैं, इसीलिए मैंने आपको बोला जस्ट टेक इट एज अ डॉक्यूमेंट्री। अब आपने जस्ट इमेजिन करना है कि अब तक तो आपके सामने डॉक्यूमेंट्री में कोई वॉइस ओवर कर रहा था, वॉइस ओवर मतलब पीछे से बोल रहा था, एकदम से रिचर्ड खुद स्क्रीन पे आ गए हैं और अब स्क्रीन पे रिचर्ड क्या बोल रहे हैं? देयर वाजंट मच आई कुड डू देयर। रीडिंग में रहता था जो जगह का नाम है, ज्यादा कुछ करने को नहीं था वहां पे। ही सेड, उन्होंने बोला, आई सर्टेनली कुडंट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद अ टीम ऑफ 1। तो आई कुडंट प्ले, मैं नहीं खेल सकता था फुटबॉल जैसा गेम या बेसबॉल जैसा गेम, क्योंकि मैं अकेला था। आई वॉज द ओनली चाइल्ड और मेरे आसपास फ्रेंड्स भी बहुत कम थे। तो मैं बेसबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल कैसे खेलूं किसी की, फुटबॉल कैसे खेलूं किसी के साथ में? एक बंदे की टीम थोड़ी होती है, ज्यादा लोग खेलने के लिए चाहिए। बट देयर वाज वन थिंग आई कुड डू, मैं एक चीज तो कर सकता था, अकेला रहता था, एक चीज करता था, आई यूज्ड टू कलेक्ट थिंग्स। मैंने पहली स्लाइड में आपको बताया है नहीं क्या क्या कलेक्ट करते थे? फॉसिल कलेक्ट करते थे, बटरफ्लाईज जहां से इनकी शुरुआत हुई, कॉइन्स कलेक्ट करते थे। सो ही डिड, उन्होंने ऐसा ही किया। एंड डिड ही एवर, हमेशा यही करते रहे, कलेक्शन। किस चीज का? बिगिनिंग इन किंडरगार्टन, एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाईज विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट हैज मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज। सो बिगिनिंग इन किंडरगार्टन एलकेजी यूकेजी की क्लासेस होती हैं बचपन में। तो जब ये किंडरगार्टन में थे तो ये क्या करते थे? बटरफ्लाईज कलेक्ट करते थे और बड़े ही डिटर्मिनेशन के साथ, बड़े ही मन लगा के इकट्ठी करनी है बस इनको। तो इन्होंने बहुत सारी स्पेसीज इकट्ठी भी कर ली थी। तो नेक्स्ट लाइन में आपको बताया जाएगा, he also collected rocks, fossils, coins. He became an eager astronomer भी बने ये, है ना? And something stargazing all night, sometimes stargazing all night. ये रात को क्या करते थे? स्टार गेजिंग करते थे। तो एक क्यूरियस माइंड तो इनका था ही। वो किस फील्ड में जाना था वो इन्हें भी नहीं पता था, क्या पता एक एस्ट्रोनॉट बन जाते।
क्या पता एस्ट्रोनॉमर बन जाते, क्या पता एस्ट्रोलॉजिस्ट बन जाते, क्या पता जो साइंटिस्ट बने वो बन जाते, स्पेस में कहीं कुछ कर लेते, कुछ नहीं पता था। बट शुरुआत हो चुकी थी कहीं, कहां से, वहीं से, चीजें कलेक्ट करने से। क्या पता ज्योग्राफी के फील्ड में कुछ करते, क्योंकि फॉसिल और कॉइन्स भी इकट्ठे करते थे, हिस्ट्री में हिस्टोरियन बन जाते, कुछ भी बन सकते थे ना। तो शुरुआत इनकी किंडरगार्टन से हो चुकी थी, क्योंकि फ्रेंड्स नहीं थे तो अकेले अकेले तो वही चीज कर सकते थे ये। From the first he had a driving curiosity along with a bright mind. अब देखो मैंने आपको अभी भी क्या बताया था कि दो क्वालिटीज आपको मिलेंगी, तीन मिलेंगी, तो एक हो गया क्यूरियोसिटी, एक हो गया ब्राइट माइंड। याद रखना, मैं आपसे पूछूंगी लास्ट में साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्वालिटीज चाहिए, ठीक है? तो आप मुझे बताएंगे। एक क्या था आपका, आपके अंदर क्या होना चाहिए, ब्राइट माइंड होना चाहिए, ये आपने लिख दिया। दूसरा आपका क्या है, क्यूरियोसिटी आपके अंदर होनी चाहिए, है ना, क्यूरियोसिटी आपके अंदर होनी चाहिए। फिर तीसरा अभी बच्चा को आपको अभी सिखा दिया जाएगा चैप्टर में, एक और आपके साथ क्या क्वालिटी होनी चाहिए। ओके, नाउ ही आल्सो हैड अ मदर। अब यहाँ इनकी मदर का एक्सप्लेनेशन आपको हल्का फुल्का मिलेगा। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया, ड्राइविंग क्यूरियोसिटी और ब्राइट माइंड का बचपन से ही था। मदर कैसी थी, मदर ऑलवेज एनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। मदर ने हमेशा उनको एनकरेज किया लर्निंग करने के लिए, सीखो जो सीखना है सीखो। तुम स्टार गेजिंग करना चाहते हो, मैं तुमको सबसे अच्छा टेलीस्कोप ला के दूंगी। तुम बटरफ्लाइज कलेक्ट करना चाहते हो, मैं तुमको अच्छे अच्छे कंटेनर ला के दूंगी। तुम बाहर एक्सपीडिशन करना चाहते हो, मैं तुम्हें कैमरा ला के दूंगी। बट अपनी लर्निंग को हमेशा कंटिन्यू रखो। ऐसी इनकी मदर थी। She took him on trips, ट्रिप्स पे लेके गई, bought him telescope, माइक्रोस्कोप, कैमरा, माउंटिंग मटेरियल, माउंटेनियरिंग करनी है तो माउंटेन की मटेरियल ले आई, एंड अदर इक्विपमेंट, एंड हेल्प्ड हिम इन मेनी अदर वेज। तो फ्रेंड्स नहीं थे बट मदर बड़ी अच्छी थी। ओके, नाउ आप फिर से स्क्रीन पर आ गए, आपके कौन आया है, आई वाज ओनली मदर आ गई। देखो यहाँ मदर स्क्रीन पे आ गई है और मदर कुछ बोल रही है डॉक्यूमेंट्री में। क्या बोल रही है मदर, मदर कह रही है आई वाज हिज ओनली कंपेनियन, मैं ही बस उसके साथ में उसकी फ्रेंड थी और कोई था ही नहीं। अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल, स्कूल गया तो स्कूल में फ्रेंड्स मिले, किंडरगार्टन तक तो मैं ही फ्रेंड थी। His mother said, after that I would bring home friends for him. और ऐसा होता था कि मैं फ्रेंड्स को लेकर आती थी उसके लिए घर पे, आ जाओ चलो आज हमारे घर चलो, लंच हमारे साथ करना, ताकि ये फ्रेंड्स में थोड़ा सा जेल अप हो पाए। पर रिचर्ड एब्रेट थोड़ा अलग माइंड के थे, इनको अकेला रहना पसंद था। बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर। और नाइट में हम साथ होते थे, साथ में डिनर करते थे, साथ में स्टार गेजिंग करते थे, स्टोरीज की बात करते थे, या जो भी फेवरेट टॉपिक होता था रिचर्ड का उसके बारे में बात करते थे। रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड। फिर ये हमें बताती है कि इनके फादर की भी डेथ हो चुकी थी रिचर्ड की, तो बोलती है कि वही मेरी लाइफ था, तो मैं उसके लिए और वो मेरे लिए, हम मम्मी और बेटा मिलके साथ में मस्ती करते थे। सो रिची वॉज इन थर्ड ग्रेड, और तब की बात है जब थर्ड ग्रेड में थे, तब उनके फादर की डेथ हुई थी। अब देखो आपने नोटिस किया किंडरगार्टन में उसने स्पीसीज इकट्ठा करना शुरू किया बटरफ्लाइज की। इनके फादर की डेथ कब हुई, आरटीसी बन रही है। आरटीसी में मैंने एक आपसे पूछा साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्वालिटीज चाहिए, आरटीसी 2। इनके फादर की डेथ कब हुई, जब ये थर्ड ग्रेड में थे। इन्होंने बटरफ्लाइज कब से कलेक्ट करना शुरू किया, जब से किंडरगार्टन में थे, राइट। तो आप मेरे को ऐसे ऐसे आरटीसी का आंसर देना। नेक्स्ट स्लाइड की जो आरटीसी होंगे उसके आंसर मैं नहीं दूंगी, आपको देने हैं। She and her son spent almost every evening at the dining room table. Dining room table पे साथ में evening में spend करते थे, dinner करते थे। If he didn't have things to do, I would found work for him. तो ये बोलती है यहाँ पे इनकी मदर की कभी कभी क्या होता था, इसके पास कुछ काम करने को नहीं होता था, तो मैं उसको काम देती थी। चलो बेटा ये बुक पढ़ो, इसकी समरी बताओ। अच्छा चलो देखो ये ना, देखो ये कुछ एक्टिविटी है इसके अंदर, तुमको ये ना यहाँ पे पेस्ट करने हैं स्टैम्प्स, ये तुम कर लो। ये वाली बुक में आपको कॉइन्स कलेक्ट करने को मिलेंगे, ये तुम कर लो। तो इस तरीके की एक्टिविटीज इनकी मदर इनसे करवाती रहती थी। और एक अच्छे पेरेंट का यही काम होता है, आपका बच्चा अगर थोड़ा क्यूरियस है माइंड से या बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो आपको उसको वर्क देने हैं, ऐसे वर्क देनी है जो वो करने में इंटरेस्ट रखे, और उन वर्क्स को अपग्रेड करते जाइए टाइम टू टाइम। इनकी मदर ने हमेशा से वही किया, तो इनका साइंटिस्ट बनने में इनकी मदर का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। क्वेश्चन बन जाएगा मदर की इंपॉर्टेंस बताओ, तो आप वहीं से बताना शुरू करिएगा कि भाई इनको सबसे पहले तो कंपेनियन इनकी बहुत अच्छी बन गई थी, इनको जो जो चाहिए था ट्रिप्स पे ले जाना, सारे इक्विपमेंट दिलाना, काम नहीं होता था तो खुद दे देती थी करने के लिए। आई फाउंड वर्क और हिम, है ना, फादर नहीं थे तो खुद उसके साथ में लगी रहती थी। बोथ ऑफ देम हैड अ ग्रेट टाइम विद ईच अदर। आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, नाउ नॉट फिजिकल वर्क बट लर्निंग थिंग्स। तो ऐसा नहीं था कि मैं उसको कहती थी फिजिकल वर्क ये साफ कर वो साफ कर, लर्निंग करने के लिए बोलती थी। हिज मदर सेड ही किल्ड इट, ही लाइक्ड इट, उसको बड़ा अच्छा लगता था ये सारी चीजों को करने में। ही वांटेड टू लर्न, वो भी चाहता था कि कुछ ना कुछ सीखे, एंड लर्न ही डिड, लर्निंग उसने करी। ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, स्कूल में हमेशा फर्स्ट आता था ऑन एवरी डे।
थिंग्स ही वाज जस्ट लाइक एवरी अदर किड। तो बोलते हैं कि एवरीडे लाइफ में तो वो लोग बाकी बच्चों की तरह मस्ती करना है ना, बातें करना, शैतानियां करना, लेकिन जब पढ़ता था तो पढ़ाई करता था, जब एक्सपेरिमेंट्स करता था तो एक्सपेरिमेंट करता था, बाकी दिनों में और बच्चों की तरह था। हिज मदर सेड बाय द टाइम ही वाज इन द सेकंड ग्रेड। अब मदर गई कैमरे से, अभी आपकी डॉक्यूमेंट्री शुरू हो गई फिर से। So by the time he was in second grade, देखो important है, second grade में Everett had collected 25 species of butterflies found around his hometown। उनके hometown के आसपास जितनी भी species थी, जिसका टोटल हुआ 25 टाइप ऑफ species, उसने इकट्ठी कर ली थी जब वो सेकंड ग्रेड में था। सेकंड ग्रेड का बच्चा कितने साल का होता है? मैक्स 7-8 इयर्स का बच्चा होता है ना, जो सेकंड में होता है ना, मतलब हाँ 6-7-8 ईयर का बच्चा होता है जो सेकंड ग्रेड में होता है। तो सेकंड ग्रेड में ये 25 स्पीशीज इकट्ठी कर चुके थे तो बटरफ्लाई की। तो इस तरीके का इनका इंटरेस्ट था, ये हॉबीज थी इनकी। मदर हमेशा हेल्प करती थी इन कामों में, कुछ तो करो एक्टिविटी, कुछ तो करो जिससे तुम्हारी लर्निंग बढ़े। अब हुआ क्या कि उसी बटरफ्लाई पे एक्सपेरिमेंट्स कर करके ये सेल थियरी तक पहुंच गए। लेकिन बचपन में थोड़ी ना इनको पता था बटरफ्लाई इकट्ठे करने से साइंटिस्ट बन जाते हैं। इसीलिए आपका जो टैलेंट जहां लाई करता है, अगर आप उसी फील्ड में फोकस करते जाते हैं और परसिवरेंस हार्डवर्क को और मिला देते हैं, आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। बिकॉज एक तो आपके इंटरेस्ट का काम, ऊपर से आपने हार्डवर्क किया, ऊपर से आपने कंटिन्यूअसली वही काम किया, तो फिर आप वहीं जाके लैंड करोगे, उसी फील्ड में, उसी फील्ड के बेस्ट पर्सन बन के लैंड करोगे, राइट। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ से सीखना है इनके लिए। Okay, now that probably would have been the end of my butterfly collecting। आगे स्क्रीन पर रिचर्ड एब्राइट। रिचर्ड एब्राइट बोलते हैं क्लास सेकंड में जब मैंने 25 स्पेसीज इकट्ठी कर ली थी, मुझे लगा दैट्स इट, अब तो वर्ल्ड खत्म। एक छोटे बच्चे के लिए तो उसका शहर ही घर होता है ना, उसी के पता इसके बाहर भी इस दुनिया है। बोलते हैं अब तो 25 स्पेसीज हो गई और मिल नहीं रही, मतलब दैट्स इट, आज मेरा कलेक्शन पूरा हो गया। बट इन्हें नहीं पता था कि अभी तो शुरुआत है, ये तो कुछ नहीं है। He said, but then my mother got me a children book called The Travel of Monarch X। इंपॉर्टेंट लाइन हो जाएगी आपके लिए, नाम आपको बुक का पता होना चाहिए। तो फिर क्या हुआ, इनकी मदर ने जब देखा ना कि ये अब बटरफ्लाईज को कलेक्ट कर नहीं रहा, इसका इंटरेस्ट खत्म हो गया क्योंकि सारी बटरफ्लाईज अब खत्म मिल गई इसको सब, फिर उन्होंने इनको एक बुक ला के दी। बुक का नाम था द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स। तो मोनार्क आपको पता होना चाहिए क्या होती है, बटरफ्लाई का नाम है, वाइसरॉय एंड मोनार्क, राइट। बायोलॉजी के बच्चों को ज्यादा अच्छे से पता होगा, फिर नहीं पता है तो ठीक है, इतना ही पता होना काफी जितना मैं बता रही हूँ। तो इनको मोनार्क एक्स की ट्रैवल के बारे में एक थियरी बुक मिली और उसमें एक एक्सपेरिमेंट करने को था पीछे, वो तो इनकी मदर ने इनको गिफ्ट किया। तो अभी बुक के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन यहाँ मिलेगी। सो दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाईज माइग्रेटेड टू सेंट्रल अमेरिका। तो सेंट्रल अमेरिका में कैसे ये बटरफ्लाईज आई उसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर। यंग कलेक्टर कौन? कलेक्ट करने वाला यंग पर्सन, रिचर्ड एब्राइट। रिचर्ड एब्राइट की बात हो रही है। तो उस बुक को जब इन्होंने ओपन किया तो इन्होंने देखा कि एक अलग ही तरीके का इंफॉर्मेशन उसके अंदर था। एंड दिस बुक ओपन्ड द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू रिचर्ड एब्राइट, टू द यंग कलेक्टर। ठीक है, क्या देखा अब इसमें, क्या था एक्सपेरिमेंट, क्या था एट द एंड ऑफ द बुक। बुक के एंड में, भाई बुक में तो सिखाया पूरा सब थियरी थी। रीडर्स वर इनवाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन। तो रीडर्स को लास्ट में, बुक के एंड में एक एक्टिविटी थी, उस एक्टिविटी के थ्रू रीडर्स को इनवाइट किया गया कि आप हमारे लिए स्टडी करिए बटरफ्लाई माइग्रेशन के बारे में। They were asked to take butterflies for research by Dr. Frederick Urquhart। ओके, सो डॉक्टर अर्कवर्ड जो थे उस टाइम पे, जो भी डॉक्टर रहे होंगे, ये बटरफ्लाईज के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। मेनली मोनार्क बटरफ्लाई जो सेंट्रल अमेरिका आई है, कहाँ से आई है, कैसे कैसे आई है, उसके बारे में ये रिसर्च कर रहे थे। तो इन्होंने अपनी बुक के पीछे एक्टिविटी दी और बोला भाई जो भी ऐसी बटरफ्लाई को ढूंढे टैग कर दे, मुझे बताए कि मैंने बटरफ्लाई ढूंढी। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के थे, है ना, डॉक्टर फेडरिक जो थे, इन्होंने ये टास्क करने को दिया था। टास्क के बारे में थोड़ी और इंफॉर्मेशन आपको देख लेते हैं। एब्राइट मदर रोट टू डॉक्टर ऑकवर्ड एंड सून एब्राइट वाज अटैचिंग लाइट एडहेसिव टैग्स। एडहेसिव टैग्स इज बेसिकली पेस्ट, मतलब चिपका देना, किसके ऊपर? टू द विंग्स ऑफ द मोनार्क बटरफ्लाई। जैसे ही इनको कोई भी मोनार्क बटरफ्लाई मिलनी होती थी, इनको जो टैग है ना बुक के अंदर, वो उस पर चिपका देने होते थे। तो पता चल जाएगा कि सेंट्रल अमेरिका की ही बटरफ्लाई कहीं भी उड़ेगी अगर तो एक तरीके का एक्सपेरिमेंट था बेसिकली। एनीवन हु फाउंड द टैग्ड बटरफ्लाई वाज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर ऑकवर्ड। तो अभी हुआ क्या
कि डॉक्टर ने बोला आपको किसी टैग मिले ना तो वो टैग मुझे सेंड करना, ताकि मैं समझ जाऊंगा कि ये कैसी कैसी टैगिंग होके बटरफ्लाई इधर से उधर जा रही है। ये बेसिकली एक क्या था, एक्सपेरिमेंट था। सो ही वाज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू, ठीक है। नाउ द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग्स लास्ट 6 वीक्स इन लेट समर। तो अभी बोलते हैं कि जो बटरफ्लाई कलेक्टिंग का जो सीजन था, टैगिंग करने का जो सीजन था, कितने टाइम चला, 6 वीक्स तक चला रीडिंग में, मतलब उनके शहर में। इफ यू आर गोइंग टू चेज देम वन बाय वन यू वोंट कैच वेरी मेनी। तो यहाँ पे रिचर्ड एब्राइट बोलते हैं कि टास्क था ना कलेक्ट करने का, टैगिंग करने का, तो ये बोलते हैं कि अगर मैं एक एक करके सबको देखूंगा, टैग करूंगा, बड़ा टाइम लग जाएगा। पहले बटरफ्लाई ढूंढो, फिर उसको टैग करो, फिर कोई मिल गई तो टैग डॉक्टर ऑकवर्ड को दो, मतलब बहुत सारा काम था, ये तो बहुत टाइम लगेगा। 6 वीक्स के बाद रिचर्ड एब्राइट थक जाते हैं, कहते हैं ये तो बहुत बोरिंग काम है, लेकिन इनको एक और आइडिया आ जाता है। अब ये क्या करते हैं, सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एब्राइट वाज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज। तो ये डिसाइड करते हैं तो मैं तो बटरफ्लाइज उगाऊंगा अपने यहाँ, हर बटरफ्लाइज को मतलब उगाऊंगा से मेरा मतलब ब्रीडिंग करूंगा। तो बटरफ्लाई बनेगी, टैग लगाऊंगा, छोड़ दूंगा, बटरफ्लाई बनेगी, टैग लगाऊंगा, छोड़ दूंगा। तो उससे क्या होगा, इनका काम हो जाएगा जो ऑकवर्ड चाहते थे। तो इससे इस एक्टिविटी को करने के लिए ये ब्रीडिंग करना सीख गए, घर में ही बटरफ्लाइज बनाना सीख गए। तो अपने बेसमेंट में जाके इन्होंने बटरफ्लाई का पूरा एकदम माहौल सेट कर दिया, और वहां हर स्टेज के बटरफ्लाई होते थे। कुछ प्यूपा होते थे, है ना, कुछ बटरफ्लाइज के फॉर्म में बन जाते थे, कुछ कैटरपिलर्स बने हुए रखे होते थे। तो ये उसको पास से देखते थे और धीरे धीरे ये वही प्रोग्रेस में आगे बढ़ते गए। तो बटरफ्लाइज कलेक्ट करने से भी ब्रीडिंग पे आ गए, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ, ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क। इन्होंने फीमेल मोनार्क को कैच किया, उसके एग्स लिए एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट, और एग्स को बेसमेंट में कंफर्टेबल पोजीशन में क्या किया, रेज करना शुरू कर दिया थ्रू देयर लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल क्या होती है, सो फ्रॉम एग टू कैटरपिलर, देन प्यूपा, एंड देन क्या बन जाएगी, एडल्ट बटरफ्लाई बन जाएगी। तो पहले प्यूपा होता है ना, आपको पता ही है, कैटरपिलर होता है, फिर वो प्यूपा बन जाता है, फिर उसके बाद में वो बटरफ्लाई बन जाता है। तो इस तरीके से एक्टिविटीज होने लगी। अब ये जो साइकिल ये बहुत ही पास से देख रहे थे, इससे क्या होगा, अब इससे और क्यूरियोसिटी आएगी, ये ऐसे बना कैसे, ये हुआ कैसे, ये हार्मोन क्या है, ये डॉट्स क्या है, गोल्डन कलर की डॉट्स क्यों दिखाई दे रही है, ये बटरफ्लाई बन कैसे गई। यही क्वेश्चंस के आंसर ढूंढते 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 हार्मोन की खोज हो गई, हार्मोन मिल गया, हार्मोन से और एक्सपेरिमेंट्स करे तो डीएनए मिल गया, सेल मिल गया, ऐसे करके ये आगे बढ़ते चले गए, थियोरी बना दी, रिसर्च पेपर डाल दिए। सो देन ही वुड टेक द बटरफ्लाई विंग्स एंड लेट देम गो। बटरफ्लाई बनी, टैग किया, उड़ा दिया। Now, for several years, his basement was home to thousands of monarch in different stages of development. तो monarch butterfly, मैंने बोला ना, कुछ प्यूपा बने रखे थे, कुछ कैटरपिलर, कुछ बटरफ्लाई, तो ऐसे ऐसे करके पूरा इनका क्या हो गया, बेसमेंट भर गया। कई सालों तक यही करते रहे, 6, 7, 8, 9 तक यही करते रहे। इवेंचुअली आई बिगेन, अब यहाँ पे फिर ये स्क्रीन पे आ गया, बोल रहे हैं इवेंचुअली आई बिगेन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाई। तो बोलते हैं फिर मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया, बहुत टाइम हो गया करते करते। एक सीरियस बहुत टफ काम था, है ना, हार्ड वर्क था, एंड देयर इज नॉट मच फीडबैक, और कोई फीडबैक डॉक्टर फ्रेडरिक से आता नहीं था। एब्राइट सेड आई एम ऑल द टाइम आई डिड, इन ऑल द टाइम आई डिड, मतलब जो भी मैंने किया बस ठीक था। He laughed. Only 2 butterflies I had tagged were recaptured. तो बोलते कि बस 2 ही बटरफ्लाइज का फीडबैक आया था, मैंने इतनी बटरफ्लाइज उड़ाई थी टैग लगा लगा के, बस 2 मिली। तो उससे क्या हुआ ना, जब आपको अच्छा फीडबैक नहीं मिलता तो आप क्या बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड हो जाते, बोले क्या काम है, मैं नहीं कर रहा इसको। एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव। तो मेरे घर के ही 75 माइल्स के आसपास वो किसी ने पकड़ी और डॉक्टर ऑकवर्ड को भेज दी होंगी, जो भी एक्टिविटी थी। तो बोलते कि फिर मैं बहुत बोर हो गया इस एक्टिविटी से, उन्होंने एक्टिविटी करना बंद कर दिया। आगे आने वाली स्लाइड्स में बहुत सारे आरटीसी क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए, ओके, जो कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। फिर क्या हुआ, अब क्विकली मूव फॉरवर्ड टू हिज 7th ग्रेड। अब ये 7th ग्रेड में आ गए, ठीक है। क्या हुआ, अब इनको साइंस के बारे में और नॉलेज मिलेगी, बिकॉज स्कूल में जब आप होते हो तो आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो, आप एग्जीबिशंस में जाते हो, अपने मॉडल्स प्रेजेंट करते हो, है ना, आपने जो एक्सपेरिमेंट किया है वो दिखाते हो, साइंस एग्जीबिशंस होती हैं, तो ऐसे ही उन एग्जीबिशंस में ये भी जाएंगे, कैसे करेंगे वो अब आपको बताएंगे। मीनवाइल अब इनके घर में क्या चल रहा था, वो सारा बेसमेंट में मोनार्क बटरफ्लाइज को ब्रीडिंग का काम चल रहा था, ठीक है। तो 7th ग्रेड में ये इनके साथ में एक बहुत ही अच्छी चीज हुई, क्या हुई, ही गॉट अ हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज। इनको सीखने को मिला कि रियल साइंस क्या होती है, ओके। अब तक साइंस के बारे में इनको जो भी आता था वो थ्योरेटिकल आता था, बुक में इन्होंने पढ़ा था। अब इनको समझ में आएगा धीरे धीरे कि रियल साइंस किसको कहता है, रियल एक्सपेरिमेंट्स किसको कहते हैं, कैसे हुआ ये सब।
इनके स्कूल ने इनको जिस एग्जीबिशन में भेजा था, वहां इनको समझ आया कि लोग कितने इंटेलिजेंट है, एंड एक्सपेरिमेंट्स कर करके साइंस के जो मॉडल है वो लेके आते हैं, रियल एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उसको साइंस कहते हैं। मैं जो मॉडल बना रहा हूँ, है ना, सुंदर सुंदर एक्टिविटीज कर रहा हूँ, इनको साइंस नहीं कहते, ये तो डेकोरेशन हो गई। रियल साइंस इज ऑल अबाउट रियल एक्सपेरिमेंट। वहां पे इनका दिमाग ठनका और इन्होंने डिसाइड किया कि मैं भी ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स करूंगा। अब आधा सामान तो घर में ही था एक्सपेरिमेंट करने का, बेसमेंट में, उसी को यूज करके इन्होंने और आगे की प्लानिंग करना शुरू किया। कैसे हुआ ये सब पढ़ लेते हैं। सो व्हेन ही वाज इन 7th grade, he got a hint of what real science is when he entered a county science fair। एक county science fair नाम से इनका एक कंपटीशन हुआ और उसको वो हार गए, लॉस्ट कर गया। क्यों? स्क्रीन पे आके आपको ये बता रहे हैं रिचर्ड एब्राइट, इट वाज रियली अ सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गेट एनीथिंग व्हाइल एवरीबॉडी एल्स हैड वन समथिंग। हर किसी को कुछ ना कुछ मिला था प्राइज, मुझे कुछ नहीं मिला, और मैं हमेशा ब्राइट स्टूडेंट रहा हूं, तो मुझे गुस्सा आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं जो भी मॉडल बना के लाया हूँ उसमें कुछ नहीं मिला। फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया, देखा कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए उन्होंने क्या किया है, तब इन्हें रियलाइज हुआ इनकी गलती कहाँ थी। एब्राइट सेड हिज एंट्री वाज स्लाइड ऑफ फ्रॉग टिश्यूज। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बोला था आज मैं आप लोगों को फ्रॉग का जो टिश्यू होता है ना उसको स्लाइड में दिखाऊंगा, कितना क्लियर दिख रहा है, नीट प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा आपको उसकी बना के, राइट, ये इनका काम था। तो अब ये क्या था, साइंटिफिक कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ ना, आपने कोई हाइपोथेसिस क्रिएट नहीं करी, कोई रिसर्च नहीं करी उसके ऊपर, ये तो आपने बस दिखा दिया, प्रेजेंटेशन दिखा दी। साइंस इज नॉट अबाउट प्रेजेंटेशन, साइंस इज अबाउट इन्वेंटिंग थिंग्स, एक्सपेरिमेंट्स करना, ट्रायल एंड एरर रखना, राइट। तो ये क्या किया था इन्होंने, एब्राइट बोलते हैं व्हाइल एवरीबॉडी वाज हैड Ebright said his entry was slice of frog tissue which he showed under a microscope। तो इनकी सबसे पहले एंट्री क्या थी, आरटीसी में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आरटीसी में मैं भी 3 क्वेश्चंस पूछूंगी आपसे, बताना मुझे। तो पहली इनकी क्या थी, इन्होंने क्या किया था, फ्रॉग टिश्यूज को माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाया। ही रियलाइज्ड द विनर्स हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स। विनर्स क्या कर रखे थे, ऐसे प्रेजेंटेशन नहीं दिखाई थी, रियल एक्सपेरिमेंट किए थे, नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले। इन्होंने तो नीट डिस्प्ले दिखाया, टिश्यू को माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाया, बोला देखिए टीचर ऐसे दिखता है, ये प्रेजेंटेशन दिखा दी, कुछ फैक्ट्स बता दिए, पार्ट्स बता दिए, लेबलिंग कर दी, दैट्स इट। दिस इज नॉट एक्सपेरिमेंट। बाकी लोगों ने क्या किया था, रियल एक्सपेरिमेंट किया था। तो इन्हें बड़ा बुरा लगा, ये बोले अच्छा नेक्स्ट टाइम मैं इस फेयर में जब आऊंगा तो मैं भी एक एक्सपेरिमेंट करूंगा, रिसर्च करूंगा किसी टॉपिक के ऊपर, तब मुझे भी अवार्ड मिलेगा। Already the competitive spirit that derives Richard Ebright was appearing। अब उनके अंदर ना ये competitive spirit आ गई थी। competitive spirit का क्या मतलब हो गया, किसी कंपटीशन में जाना है और जीत के आना है, अच्छे के लिए जीतना है। ये थर्ड क्वालिटी बनेगी एक साइंटिस्ट होने की। याद है 2 क्वालिटीज कौन कौन सी थी, मुझे चैट सेक्शन में लिख के दो। तीसरी क्वालिटी हो गई कंपेटिटिव स्पिरिट होना आपके अंदर, टू विन फॉर द राइट रीजन। अभी आपको पढ़ने को मिलेगा। So I knew that for the next year's fair I would have to do a real experiment। अब मुझे पता था नेक्स्ट ईयर जो फेयर होने वाला है, जो एग्जीबिशन होगी, उसमें मुझे अब एक्सपेरिमेंट करना है। So he said the subject I knew most about was insects। सबसे ज्यादा तो मुझे इंसेक्ट्स के बारे में पता है, बटरफ्लाई बेसमेंट में उग रही है। I had been doing in the past several years the same thing, इंसेक्ट्स के बारे में, तो मुझे इन्हीं के बारे में पता था। तो अगर मैं कोई रियल एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ उसके लिए मुझे कुछ सामान चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, तो वो कौन होंगे, इंसेक्ट से रिलेटेड कुछ होगा, क्योंकि वही है जो मैं सालों से अपने घर में ब्रीड कर रहा हूँ। तो बटरफ्लाईज को इन्होंने पकड़ा और उसके ऊपर क्या किया, इन्वेंशन शुरू किया। इन्होंने बोला एक बीटल जो है उससे बटरफ्लाईज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या नहीं पड़ता है, इसके ऊपर चलो रिसर्च की जाए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले तो डॉक्टर रकवर्ड को लिखा कि भाई मुझे कुछ आइडियाज दो, एंड बैक केम अ स्टैक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट्स। वहां से एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ सजेशंस आ गए, उसमें से एक इन्होंने चूज कर लिया। Those kept Ebright busy all through his high school and led to prize projection in county and international science fair। तो फिर क्या हुआ, इनको ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स आए और इन्होंने ऐसा ऐसा किया घर में बैठ के एक्सपेरिमेंट्स नीचे बेसमेंट में, कि इनको हाई स्कूल में बहुत सारे अवार्ड्स मिले, काउंटी फेयर में भी इनको प्राइज मिला। तो फॉर द 8th ग्रेड के प्रोजेक्ट में एब्राइट ने क्या किया, एब्राइट ट्राइड टू फाइंड द कॉज ऑफ अ वायरल डिजीज
उमा, मैं डर गई इसको देख के अभी। So Ebright tried to find a cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. तो होता क्या था कि मोनार्क जब बन रही होती थी बटरफ्लाई, कैटरपिलर के स्टेज पे जब वो होती थी तो बहुत सारे कैटरपिलर मर जाते थे। तो इन्होंने एक हाइपोथेसिस सेट की दैट एक वायरल डिजीज है, ओके, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है और वायरल डिजीज को मुझे ढूंढना है। ऐसे होता है ना, जो जितनी भी बीमारियां होती हैं उनकी वैक्सीनेशंस बनती हैं, वो इसी इसी तरीके से बनती हैं। पहले प्रॉब्लम सामने आती है, हम एक हाइपोथेटिकली अंदाजा लगाते हैं इसकी वजह से हुआ होगा, फिर उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, सही होगी तो हाँ यही वजह है, ये गलत होगी तो ये वजह नहीं है, कुछ और ढूंढो। ऐसे करके रिसर्च बनती है ना। तो इन्होंने बोला कि कुछ तो वायरल डिजीज है, बस वायरल डिजीज का पता लगाऊंगा। Ebright thought the disease might be carried by a beetle. इन्होंने बोला कि बीटल की वजह से ये होता है, बीटल आता है और कैटरपिलर्स को वो वाली जो डिजीज है वो वायरस के थ्रू पास कर देता है, कैटरपिलर मर जाता है। तो इन्होंने क्या किया, वो सारे कैटरपिलर्स को बीटल के अराउंड ग्रो किया। बीटल्स ला दिए अपने बेसमेंट में बहुत सारे, बोले करो ग्रो। अब कोई कैटरपिलर मरे ही ना उसकी वजह से, तो डिसाइड हो गया कि बीटल्स की वजह से तो नहीं होता। समझ रहे रिसर्च कैसे होती है, ऐसे होती है। सो ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल। तो इनके बेसमेंट में कैटरपिलर्स भी बन रहे थे और बीटल्स भी रखे हुए थे। आई डिडंट गेट एनी रियल रिजल्ट, मुझे कोई खास रिजल्ट तो मिला नहीं क्योंकि कोई कैटरपिलर बीटल की वजह से नहीं मर रहा था। He said, but I went ahead and showed that I had tried the experiment this time. I won. तो लेकिन इन्होंने अपने स्कूल की काउंटी फेयर में दिखाया जाता कि मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है, और इस एक्सपेरिमेंट से एटलीस्ट इतना पता चलता है कि बीटल की वजह से कैटरपिलर्स नहीं मर रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट को रियल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। भले ही आपका रिजल्ट गलत था, लेकिन इस रिजल्ट के लिए रिचर्ड एब्राइट को अवार्ड मिला, इनको प्राइज मिला कि आपने एक्सपेरिमेंट किया, वेरी गुड। तो वहीं से इनका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। अब तो हर साल ये कुछ ना कुछ करेंगे और डिसीजेस के बारे में सोचेंगे। सो द नेक्स्ट ईयर, चलो क्वेश्चंस करें। इससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है? बताओ, उन्होंने किस चीज के ऊपर रियल एक्सपेरिमेंट किया था? इन्होंने रियल एक्सपेरिमेंट जो किया था वो किस चीज के ऊपर किया था, बताओ। ठीक है। दूसरा, इनका रिजल्ट पॉजिटिव था या नेगेटिव था? अगर पॉजिटिव था तो बताओ यस लिखो, अगर नेगेटिव था तो नो लिखो, ठीक है? और जो रियल एक्सपेरिमेंट है उसको पूरा लिख के दो मुझे, किस बात के ऊपर रियल एक्सपेरिमेंट था? बीटल्स की प्रेजेंस में इन्होंने कैटरपिलर को क्या किया था, रेज किया था, ये पता लगाने के लिए कि क्या वायरल डिजीज स्प्रेड हो रही है। ठीक, दो ही निकल रहा है इसमें से। तो चलो इस वाले में से 3 करते हैं। मुझे क्वेश्चंस मैं पूछ रही हूँ, आप लोग मुझे बताइए 7th ग्रेड में वो क्या सीखे, क्या सीखने को मिला इन्हें 7th ग्रेड में? Why didn't he get the result award? इनको अवार्ड क्यों नहीं मिला, बाकी सबको क्यों मिला? What he decided to do, उसके बाद में इन्होंने क्या डिसाइड किया कि अब मैं क्या करूंगा, बताइए जल्दी से। तो सबसे पहले 7th ग्रेड में इन्होंने सीखा what real science is. So what, why did he get the result? Because इन्होंने तो क्या किया था, फ्रॉग के टिश्यू को नीटली प्रेजेंट किया था माइक्रोस्कोप के नीचे, which has nothing to do with real experiment. तो इसीलिए इनको कुछ नहीं मिला। तो इन्होंने फाइनली क्या डिसाइड किया, इन्होंने डिसाइड किया कि मैं भी एक रियल एक्सपेरिमेंट करूंगा नेक्स्ट ईयर, और इसके लिए इन्होंने मिस्टर डॉक्टर फ्रेडरिक अपवर्ड से क्या किया, वो भी मांगी, सजेशंस भी मांगे। वहां से सजेशंस आए एंड दे केप्ट हिम बिजी थ्रू आउट हिज हाई स्कूल। राइट, कर लेंगे आप इतना, ठीक है? आगे बढ़े, फिर क्या हुआ? The next year, his science fair project was testing the theory that viceroy butterflies copy monarch. नेक्स्ट ईयर का, तो आप समझो 7th के बारे में आपको पता है, 7th में क्या किया, रियल साइंस सीखा। 8th में क्या किया, वायरल डिजीज के बारे में पता लगाया। 9th में क्या किया, नेक्स्ट ईयर लिख रहे हैं ना यहाँ पे, इन्होंने क्या किया, कॉपी वाला फंडा अपनाया, जिसमें इन्होंने बोला वाइसराय बटरफ्लाई कॉपी मोनार्क बटरफ्लाई। तो वाइसराय बटरफ्लाई सीधे सीधे मोनार्क बटरफ्लाई को कॉपी करती है, ये इनका टॉपिक था। थियरी पकड़ ली, अब इसी के ऊपर रिसर्च करना शुरू किया। रिसर्च में इन्हें क्या समझ आया वो हम पढ़ते हैं। So the theory was that viceroy look like monarch because monarch don't taste good to birds. लाइन समझ आई आपको? तो थियरी क्या थी कि जो वाइसराय है ना, वो अपने आप को मोनार्क बताती हैं से मतलब अपीयर करती है उनके जैसी।
बर्ड्स खा जाती थी बटरफ्लाईज को, वाइसराय को। और वाइसराय जब मोनार्क की तरह दिखने लगी तो बर्ड्स दूर से देखती थी कि तो मोनार्क बटरफ्लाई है, हमें तो नहीं पसंद खाने में, तो वो उनको छोड़ देती थी। ये था थ्योरी। तो वाइसराय बटरफ्लाई मोनार्क क्यों बनना चाहती थी? सो दैट वो बर्ड्स उनको खा ना जाए। तो ये थ्योरी उनको समझ में आई और इसके ऊपर उन्होंने वर्क किया। वाइसराय ऑन दी अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स। वाइसराय बटरफ्लाई इसको बर्ड्स खाना बहुत पसंद करती थी, तो वाइसराय इसीलिए मोनार्क में कन्वर्ट होने की कोशिश करती थी, दिखने में, अपीयरेंस वाइज, सो दैट वाइसराय को खाया ना जाए बर्ड्स के थ्रू। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क द लेस, देखो कितना इंपॉर्टेंट हो गया ये आपके लिए स्ट्रक्चर। देखो द मोर द लेस, ये स्ट्रक्चर मैं आपको सिखा चुकी हूँ ग्रामर में। द मोर दे लुक लाइक मोनार्क द लेस लाइकली दे आर बिकम अ बर्ड्स डिनर। तो अगर मोनार्क, जितना ज्यादा मोनार्क की तरह दिखेंगी उतना कम बर्ड्स उनको डिनर में खाएंगे, क्योंकि मोनार्क पसंद नहीं करती है बर्ड्स, बर्ड्स को वाइसराय पसंद है, तो वो मोनार्क की तरह दिखने का कोशिश करते थे। क्लियर हो गया? सबको समझ आ गया आपको ये वाली चीज? चलो, एब्राइट्स प्रोजेक्ट वाज टू सी वेदर इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क। तो एब्राइट ने फिर एक प्रोजेक्ट चुना कि बर्ड्स मोनार्क को खाती हैं या नहीं खाती हैं, यही था ना यहाँ पे। तो वाइसराय को तो टेस्ट में अच्छी, मतलब अच्छी लगती है उनको वाइसराय बटरफ्लाईज खाना, मोनार्क को खाती है कि नहीं खाती है, ये उनका प्रोजेक्ट बन गया, उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च की। अब आप एज अ ह्यूमन बीइंग सोचोगे तो आप बोलोगे क्या रिसर्च चल रही है, लेकिन रिसर्च के थ्रू ही आपके बड़ी बड़ी डिजीजेस के वैक्सीनेशन, बीमारियों के इलाज या मेडिसिन बनती है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट रिसर्च होती है साइंटिफिक एनवायरमेंट में। तो ही फाउंड दैट अ स्टार्लिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड। तो अब इन्होंने यहाँ पता लगाया कि जो स्टार्लिंग बर्ड होती है ना, एक नॉर्मल वर्ल्ड बर्ड होती है, सॉन्ग बर्ड होती है, तो स्टार्लिंग बर्ड है वो नॉर्मल बर्ड फूड नहीं खाती, बाकी की जो बर्ड्स खाती हैं वो उसको नहीं खाती। इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स इट कुड गेट। तो अब स्टार्लिंग बटरफ्लाई कौन सी वाली बटरफ्लाई इसको खाती है? स्टार्लिंग मोनार्क को खाती है। नॉर्मल बर्ड्स किसको खाती है? वाइसराय को खाती है। तो ये इनकी रिसर्च में पता चला। Ebright said later research by other people showed that Viceroy probably do copy monarch। तो बाद में रिसर्चर्स ने और ज्यादा पता लगाया और समझ में आया कि वाइसराय सच में मोनार्क को कॉपी करती है, और ये रिसर्च इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर करनी शुरू कर दी थी 9th ग्रेड में। कैन यू इमेजिन कि कितने ज्यादा टाइम से आगे थे? ये 9th ग्रेड में ये रिसर्च करना शुरू कर दिए थे, और लोगों ने बाद में रिसर्च के थ्रू इस चीज को साबित किया, सच बताया, प्रूव किया कि हाँ वाइसराय जो है वो मोनार्क को कॉपी करती थी। सो बेसिकली इनकी जो रिसर्च टेम्परामेंट था वो स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा था, और ये इसी फील्ड में आगे बढ़ते गए। आपने देखा सब कुछ बटरफ्लाई से रिलेटेड चल रहा है, क्यों? क्योंकि बचपन में इनको बटरफ्लाईज पसंद थी, तो बटरफ्लाई से करते 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 आज ये रिसर्च पे पहुंच गए हैं, जो बटरफ्लाई के गोल्डन प्यूपा की गोल्डन डॉट्स को रिसर्च करेंगे आज। देखो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सो दिस प्रोजेक्ट वाज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन एंड थर्ड ओवरऑल इन द कंट्री साइंस फेयर। इनका जो प्रोजेक्ट था यही वाला, कॉपी करने वाला है ना, कौन किसको खाता है, थर्ड गया वर्ल्ड साइंस फेयर के अंदर, थर्ड आया। इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल, अब हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में ये थे, रिचर्ड एब्राइट बिगेन द रिसर्च दैट लेड टू हिज, ये हमारे वाला हाई स्कूल नहीं है, ये इनके बाहर का कंट्रीज का हाई स्कूल है, हमारे यहाँ हाई स्कूल को 10th बोलते हैं, है ना, इनका सीनियर स्कूल चल रहा है इस टाइम। So Richard Ebright began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone। अब इन्होंने जो रिसर्च की उसके थ्रू इनको एक इंसेक्ट हार्मोन के बारे में पता चला जिसको अभी तक किसी ने डिस्कवर नहीं किया था। ये कौन सा इंसेक्ट हार्मोन था? ये वही इंसेक्ट हार्मोन था जिससे एक बटरफ्लाई बनती है। पहले वो कैटरपिलर होती है, फिर उसका प्यूपा बन जाता है, वो प्यूपा से फिर बटरफ्लाई बन जाती है। तो किस हार्मोन की वजह से? उसी इंसेक्ट हार्मोन पे इन्होंने और ज्यादा रिसर्च करना शुरू किया। इनडायरेक्टली इट आल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन हाउ सेल वर्क। तो सेल काम कैसे करते हैं भाई, किसी चीज से दूसरी चीज कैसे बनी, यही तो सेल का काम होता है। सेल अपने आप में डिवीजन करते हैं और नए नए पार्ट्स बनते जाते हैं। तो सेल की वर्क थ्योरी के ऊपर इनको पता भी नहीं था कि सेल के ऊपर काम करना शुरू कर रहा है। इनडायरेक्टली इनका सेल की थ्योरी बन गई, काम तो ये बटरफ्लाईज के ऊपर कर रहे थे, ओके, हार्मोन के ऊपर कर रहे थे। सो द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वाज सिंपल। ये क्वेश्चन था इनके दिमाग में, क्यूरियोसिटी से क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन के आंसर आपने ढूंढ लिए तो आपने क्या कर दिया, एक इन्वेंशन कर दिया। और अगर आप ही पहले बंदे हैं वो काम करने वाले, तो आपकी जो है इन्वेंशन वो ओरिजिनल, मतलब आपने ही नई चीज सिखाई, डिस्कवरी कर दी आपने बेसिकली, ठीक है।
So, what is the purpose of the 12 tiny golden spots on a monarch pupa? तो ये बोलते हैं कि monarch का जब pupa होता है तो उसमें golden कलर की dots होते हैं। अब इन dots का क्या मतलब है मुझे ये जानना है। ये dots क्या है? golden कलर की बिंदी टाइप से spots टाइप से है। सबने बोला everybody assumed that spots were just ornament, डिजाइन के लिए बनाए हैं, जैसे बटरफ्लाइज में कलर से सुंदर लगती है तो ये भी इसी वजह से है। इन्होंने बोला नहीं, डॉक्टर ऑकवर्ड तक इन्होंने ये बात पहुंचाई, इन्होंने भी बोला, वो भी बटरफ्लाइज के ऊपर रिसर्च करते, वो भी बोलते नहीं ये कुछ और है, इसके बारे में पता लगाना जरूरी है, इसके ऊपर रिसर्च करो। एब्राइट को बोला तुम रिसर्च करो, एब्राइट ने रिसर्च करना शुरू किया। जब इन्होंने रिसर्च करना शुरू किया इन्हें बड़ा ही शॉकिंग कुछ दिखाई दिया। इन्हें पता चला कि डॉट्स की वजह से ही डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये कोई ऐसा वैसा हार्मोन नहीं है, ये डेवलपमेंट करने का हार्मोन है, डेवलप करता है ये किसी बर्ड के बटरफ्लाइज के पार्ट्स को। To find the answer, Bright and another excellent scientist, जो इनके साथ में excellent scientist थे student, first had to build a device that showed that the spots were producing a hormone. तो सबसे पहले तो उन्होंने एक डिवाइस बनाई, उस डिवाइस में दिखाई दिया, क्लियरली दिखाई दिया कि जो स्पॉट्स है ना, इन स्पॉट्स के अंदर से एक हार्मोन निकल रहा है, पहली बात तो ठीक है। अब ये जो हार्मोन है दैट इज नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाई फुल डेवलपमेंट। अगर ये हार्मोन बंद हो जाएगा बटरफ्लाई प्यूपा में ही रह जाएगी, बटरफ्लाई बन ही नहीं पाएगी। तो ये हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब ये इंपॉर्टेंट है तो कुछ तो होगा ना इस हार्मोन के अंदर, इसी की वजह से सेल डिवाइड हो के बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो क्या है इसके अंदर? दिस प्रोजेक्ट वॉन ए ब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस फेयर। आपने देखा स्कूल का काउंटी फेयर था, फिर वर्ल्ड उसमें चला गया, आपके कंट्री में चला गया, अब अपने देश का, अब उसके बाद में आप वर्ल्ड में चले गए, इंटरनेशनल में चले गए। देख रहे हो इंटरनेशनल साइंस फेयर में अब आप चले गए, इंजीनियरिंग फेयर। देयर ही वॉन थर्ड प्राइज फॉर जूलॉजी। तो जूलॉजी के लिए इनको साइंस की बायोलॉजी की दो ब्रांचेस होती है, बॉटनी पेड़ पौधों के लिए होगी, जूलॉजी आपकी जानवरों के लिए, इंसेक्ट्स के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए हो गई। सो इनको अभी फाइनली क्या हुआ, जूलॉजी में थर्ड प्राइज मिलने लगा, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या हुआ, he also got a chance to work during the summer at the entomology laboratory of the Walter Reed Army Institute of Research। तो Walter Reed Army Institute of Research की लाइब्रेटरी में इनको बुलाया गया, वेलकम किया गया कि आप आइए हमारे यहाँ आके एक्सपेरिमेंट्स करिए, अगर आपको कुछ भी एक्सपेरिमेंट करना है हम आपको इक्विपमेंट देंगे, हमारे यहाँ करो आप अपना जो भी आपको करना है एक्सपेरिमेंट, हम हेल्प करेंगे क्योंकि आपकी रिसर्च से हमें हेल्प हो रही है ना। बेसिकली अगर कोई भी रिसर्च होती है किसी भी फील्ड में तो वर्ल्ड का फायदा होता है, पूरे संसार का, दुनिया का फायदा होता है, उस बंदे का नहीं, खाली उसका तो नाम हुआ, लेकिन उससे मान लो किसी ने कैंसर की इफेक्टिव मेडिसिन निकाल दी तो उससे किसका फायदा हुआ, हर उस पर्सन का जो कैंसर से इफेक्टेड है, राइट। तो आपको तो नेम फेम मिला लेकिन लोगों को फायदा हो गया। तो वही चीज यहाँ पे अप्लाई हुई। एज अ हाई स्कूल जूनियर रिचर्ड एब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस एक्सपेरिमेंट ऑन दी मोनार्क प्यूपा। तो अब इनका ये सब तो चल ही रहा था, बहुत कुछ कर रहे थे, लेकिन वो मोनार्क प्यूपा के हार्मोन के पीछे पड़े हुए थे कि ये हार्मोन क्या करता है। That year his project won first place at the International Science Fair and gave him another chance to work in the Army laboratory during summer। समर में और गए। In the second year, second senior year में इन्होंने क्या किया, he went a step further, he grew cells from a monarch wing in a culture and showed that the cells would divide and develop into monarch butterfly wings scales only if they were fed the hormone from the gold spots। इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, यहां से अब आपको समझ आ जाएगा वो जो गोल्ड स्पॉट्स थे उनसे क्या हो रहा था। तो ये बोलते हैं कि मैंने लिया एक विंग, ठीक है, मोनार्क का एक विंग लिया, उसको हार्मोन फेड कराया, वही वाला हार्मोन जो गोल्डन स्पॉट से निकल रहा था जो अभी हमने बात की, और मैंने नोटिस किया कि वो जो विंग था या जो भी सेल थे उसके अंदर वो अपने आप को ही डिवाइड करके डेवलप हो रहे थे। इससे मुझे समझ आ गया कि ये जो हार्मोन है इसी से डेवलपमेंट हो रहा है। तो क्या है, इन अ कल्चर एंड शोड दैट द सेल्स वुड डिवाइड एंड डेवलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल्स ओनली इफ दे वर फेड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट। और अगर हार्मोन नहीं देंगे तो वहीं की वहीं डेवलपमेंट रुक जाएगा। That project again won the first prize for zoology at the international fair. He spent the summer after graduation doing further work at the army laboratory। वो वहीं पर ही जो laboratory इनको invite की थी ना वहीं पे और work किया, and at the laboratory of the US Department of Agriculture। तो बड़ी बड़ी जगहों पे जाके इनको मौका मिला। अब ये सब याद करने की आपको जरूरत नहीं है कि कौन कौन सी laboratory पे गए थे, ठीक है। जो एक्सपेरिमेंट्स है वो आपको पता होना चाहिए, कौन सी एज पे या किस स्कूल स्टेज पे हुए थे वो आपको पता होना चाहिए।
द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, फ्रेशमैन ईयर होता है फर्स्ट ईयर आपका कॉलेज का, Ebright went back to the laboratory of the Department of Agriculture and did more work on the hormone from the cold spot. तो ये अभी उसी हार्मोन के पीछे पड़े रहे। अपने 9th क्लास से इन्होंने शुरू किया हार्मोन्स के बारे में जानना और अभी ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में आ गए, अभी भी वही कर रहे हैं। यूजिंग द लेबोरेटरी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, भाई लेबोरेटरी के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इक्विपमेंट हैं, वो क्या है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, अच्छे हैं, गुड क्वालिटी के हैं, तो आपको जो चाहिए वहां आपको मिल जाएगा। He was able to identify the hormone's chemical structure. Finally इन्होंने उसका डीएनए केमिकल स्ट्रक्चर ढूंढ निकाला उस हार्मोन का कि एग्जैक्टली ये बना कैसे है, इसके अंदर क्या क्या फंक्शंस हैं। A year and a half later, during his junior year, Ebright got the idea for his new theory about cell. तो इन्होंने फाइनली सेल लाइफ के बारे में सोचा कि यार ये तो सब कुछ सेल है, ये तो अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा है, ये तो इसकी लाइफ के थ्रू डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ तो डिवीजन हो रहा है सेल का, मतलब कि सेल एक तरीके से क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो सेल वर्क क्या हुआ, सेल का फंक्शन क्या हुआ, इसके ऊपर ये थ्योरी बनाने लगे। इट केम व्हाइल ही वाज लुकिंग एट एन एक्सरे फोटो ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ हार्मोन। तो हार्मोन की केमिकल स्ट्रक्चर को एक्सरे में देख रहे थे, तभी इनके दिमाग में क्या हुआ, वही चीज इनको दिखाई दी जो ये देखना चाहते थे। When he saw those photos, Ebright didn't shout यूरेका। एब्राइट ने शाउट नहीं किया यूरेका। तो यूरेका का क्या मतलब होता है, जब भी आप कोई डिस्कवरी कर लेते हैं ना, आप बोलते यूरेका, मैंने ढूंढ लिया जो मैं ढूंढना चाह रहा था। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस इनको समझ आ गया कि अच्छा ये था जो मैं कर रहा था। आई गॉट इट, ये भी नहीं बोला इन्होंने, नहीं ना ये यूरेका बोला ना आई हैव गॉट इट, बट he believed that along with his findings about insect hormone, the photos gave him the answer to one of the biology's puzzle. तो उस टाइम पे बायोलॉजी में पजल था कि सेल काम करता कैसे है। इन्हें समझ आ गया उस फोटो को देख के, एक्सरे को देख के, कि बायोलॉजी में ये जो पजल है कि सेल कैसे काम करता है, वो कैसे करता है, इन्हें पता चल गया। How the cell can read the blueprint of its DNA? DNA is a substance in the nucleus of a cell that controls heredity. आप सबको पता है ये चीज, तो डीएनए के थ्रू हम हेरिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। जेनेटिकली जो चीजें हम फॉरवर्ड करते हैं जनरेशन टू जनरेशन डीएनए के थ्रू। इट डिटरमाइन्स द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल। सेल का फॉर्म क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, उसके थ्रू में पता चलता है। द डीएनए इज द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। ये लाइन इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में मेनली बोली। क्या बोली, डीएनए इज दी, जो आपसे पूछा जाए अगर ना कि क्या मेन इन्होंने ढूंढा, तो इन्होंने बोला डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ, और डीएनए वर्क कैसे करता है इस थ्योरी पे इन्होंने काम किया। एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट जेम्स आर रॉन्ग, यहाँ नाम बताया है इनके कॉलेज रूममेट का, वर्कड ऑल दैट नाइट ड्राइंग पिक्चर्स एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स टू शो हाउ इट कुड हैपन। तो इन्होंने, फिर हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास कोई रिसर्च अगर हमारी सही हो जाती है ना, तो हम फिर उसके मॉडल बनाने लगते हैं, प्लास्टिक के, थर्माकोल के, जिसके भी बनाने हैं। इन्होंने बनाया और वहां दिखाया कि कैसे स्ट्रक्चर होती है चीजें। टुगेदर दे लेटर रॉट द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी। और ये वही वाला पेपर है बच्चों जो आपको पहली लाइन में पढ़ाया गया था, प्रोसीडिंग्स ऑफ दिस जो भी आपका पेपर था, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने फाइनली, ये 22 के हो गए थे ऐसा करते करते, तब जाके इन्होंने वो फाइनली पेपर पब्लिश किया, जिसने पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड को हिला कर रख दिया। हो गया, कैसे हुआ, अब आपने देखा वहां से लेके यहाँ तक की जर्नी में इन्होंने किस तरीके से ये पेपर प्रोसीडिंग करी, ये पेपर को मतलब पब्लिश किया, अपनी थ्योरी को पब्लिश किया, बटरफ्लाइज की कलेक्शन से लेके यहाँ तक। तो लंबा जर्नी था बच्चों, लेकिन कंटिन्यूअस एफर्ट्स के साथ में अगर करोगे तो होगा। Surprising, no one who knew him, Richard Ebright graduated from Harvard with highest honor. तो यहाँ पे no one who knew him, ऐसा कोई था ही नहीं जिसको उनके बारे में पता ना हो। रिचर्ड एब्राइट ने ग्रेजुएट किया हार्वर्ड से with the highest honors. सेकेंड इन द क्लास ऑफ 1510 स्टूडेंट्स में से सेकेंड आए थे। एब्राइट वेंट टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्च एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में चले गए बाद में। देयर ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट हिज थ्योरी। उन्होंने और ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए। इफ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट इट विल बी अ बिग स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ। अगर उनकी थ्योरी जो वो कर रहे थे वो सच हो जाएगी तो लाइफ का प्रोसेस के बारे में उनकी काफी सारी नई नई थ्योरीज और बनने लगेगी। इट मस्ट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप ऑफ कैंसर। कैंसर भी बचा सकते हो एंड अदर डिजीजेस के बारे में आपको और ज्यादा जानकारी भी मिल सकती थी इस थ्योरी से। ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ, यहाँ से आप देखो ये तो चैप्टर खत्म, यहाँ से आपको थोड़ा बहुत और इंस्पायर किया जाएगा साइंटिस्ट बनने के लिए और एब्राइट के बारे में थोड़ी और जानकारी के लिए। साइंटिफिक चीजें उनकी खत्म।
ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ एब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, इनके अंदर जो साइंटिफिक क्यूरियोसिटी थी उसकी वजह से। हिज हाई स्कूल रिसर्च इनटू द पर्पस ऑफ द स्पॉट ऑन अ मोनार्क प्यूपा इवेंचुअली लेड हिम टू हिज थियरी अबाउट सेल लाइफ। तो उन्होंने शुरुआत तो की थी उन स्पॉट से, गोल्डन स्पॉट थे ना मोनार्क प्यूपा के ऊपर, वहां से शुरू किया और कहाँ खत्म हुआ, सेल लाइफ के ऊपर। इसीलिए बोलते हैं कि आप शुरू तो करो, पता नहीं कहाँ से शुरू करोगे और कैसे कैसे स्टेप्स बनते जाएंगे और कहाँ जाके लैंड करोगे आपको भी नहीं पता चलेगा, राइट। Now, Richard Ebright has been interested in science since he first began collecting butterflies. Important line होगी, कब कितने साल के थे, किंडरगार्टन में थे आई थिंक, तब की बात है, और सेकंड ग्रेड में थे तो 25 बटरफ्लाइज कलेक्ट कर लिए थे, बट नॉट सो डीपली दैट ही हैजंट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट। ऐसा नहीं है कि बस खाली साइंस में इंटरेस्ट था, ये और भी काम करते थे। क्या क्या, एब्राइट ऑल्सो बिकेम अ चैंपियन डिबेटर, अपने टाइम पे डिबेट करने जाते थे, पब्लिक स्पीकर थे, गुड कैनोइस्ट थे, ऑल राउंडर थे, आउटडोर थे, है ना, आउटडोर पर्सन, बाहर जाना पसंद था। ही इज ऑल्सो एन एक्सपर्ट इन फोटोग्राफी, तो फोटोग्राफी भी इन्होंने की हुई है, पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंस से रिलेटेड फोटोग्राफी करते थे ये। इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट वाज अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट, हमेशा इनको ए मिलता था, ग्रेड ए, बिकॉज लर्निंग वाज इजी। ही टर्न्ड अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी टुवर्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब। MUN किस किस के स्कूल में होता है आपको पता होगा, डिबेटिंग अलग चीज होगी। MUN होता है बेसिकली डेलीगेट्स बुलाए जाते हैं हर कंट्री के, जैसे हमारा जो एक्चुअल MUN होता है उसी का ही मॉडल बना के हम लोग UN का MUN कर देते हैं उसको। सो ही ऑल्सो फाउंड सम वन टू एडमायर, उनके पास में कुछ एडमायर के लिए भी था, इनके सोशल साइंस के टीचर को इनको बहुत पसंद करते थे। रिचर्ड ए वेवर नाम था उनका, वेरर, हिज सोशल स्टडी टीचर एंड एडवाइजर टू बोथ क्लब्स। तो ये जो है ना दोनों क्लब, डिबेटिंग की और MUN की जो टीचर हेड होती है वो सोशल साइंस की होती है। सोशल साइंस के टीचर्स का काम होता है MUN में आपको पार्टिसिपेट दिलाना और सब कंडक्ट करना, है ना। तो रिचर्ड एब्राइट ने SST टीचर इनको बड़ी पसंद थी, और SST टीचर के फेवरेट थे कौन, रिचर्ड एब्राइट। क्यों, क्योंकि ये बहुत अच्छे डिबेटर थे, बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर थे। तो पूरे पैराग्राफ में आपको बताया गया कि ऐसा नहीं है कि बस साइंस में इंटरेस्ट है तो पढ़ता ही जाता है बच्चा, नहीं, सब करता है। वो बच्चा डिबेट भी करता है, वो बच्चा स्पीकर भी है, वो बच्चा कैनोइस्ट भी है, आउटडोर भी है, पिकनिक्स पर भी जाता है, सब करता है। अब मिस्टर वेवर स्क्रीन पर आके बोलती हैं, ती है ता है, मिस्टर वेयर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन, ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज। उन्होंने क्या बोला, रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर वेयर से। तो मिस्टर वेयर बोलते हैं कि रिचर्ड ना हमेशा एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगाता था हर चीज में, जीतना है तो कैसे जीतना है। Was what pleased me was, जो मुझे खुश करता था वो क्या था, he was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research besides doing his school research with butterflies and his other insects। तो बोलते हैं कि पहले ही अपनी रिसर्च करता था, रात को 3-4 घंटे मेरे डिबेट के ऊपर रिसर्च करता था। तो बच्चा बहुत मेहनती था बचपन से। ये किसने बोला, उनकी साइंस टीचर, सोशल साइंस टीचर ने। रिचर्ड वाज कम्पेटिटिव, बोलते हैं उसको कंपटीशन बहुत पसंद थी, है ना, बट नॉट इन अ बैड सेंस। बट ऐसा नहीं है कि मुझे जीतना है तो जीतना है, नहीं, अगर मैं अच्छा करूंगा तो मैं जीतूंगा, तो पहले मैं अच्छा करूंगा फिर मुझे जीतना है, ये इनका माइंडसेट होता था। तो रिचर्ड वाजंट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक और विनिंग टू गेट अ प्राइज। तो वो ऐसा नहीं करता था कि खाली मुझे जीतने के लिए जीतना है, प्राइज के लिए जीतना है, नहीं। He wanted to have a true spirit. So rather he was winning because he wanted to do the best job he could. For the right reason, he wants to be the best. सच में अच्छा किया है इसीलिए जीता हूं वाले पर्सन में से थे, इसलिए नहीं कि मुझे तो जीतना है, नहीं, अच्छा किया है इसीलिए जीता है। एंड दैट इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। 3 हो गए। पहला क्या था, ब्राइट माइंड, क्यूरियोसिटी इन द माइंड हर काम के लिए। एंड थर्ड, विन टू गेट फॉर द राइट रीजन, विन फॉर द राइट रीजन, सही रीजन के लिए जीतना, कंपेटिटिव स्पिरिट होना, राइट, ओके। सो स्टार्ट विथ अ फर्स्ट रेट माइंड, यानी कि ब्राइट माइंड होना चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, मिक्सिंग विल द विल टू विन फॉर द राइट रीजन होना चाहिए, तीसरा, ठीक है, नंबर 1, 2 and 3। एब्राइट हैज दीज क्वालिटीज, एब्राइट के अंदर ये क्वालिटीज थी। फ्रॉम द टाइम द बुक The Travel of Monarch has opened the world to the science to him, Richard Ebright had never lost his scientific curiosity। तो पहली बार जब इनको ये बुक मिली थी ना, इनकी मदर ने गिफ्ट की थी, तब से इनका साइंस में इंटरेस्ट शुरू हुआ, अभी तक वो इंटरेस्ट खत्म नहीं हुआ। ये थी इनकी पावर,
राइट। और ये इंपॉर्टेंट जो है आपको यहाँ पे रिचर्ड एब्राइट के बारे में खत्म किया जाता है इस चैप्टर को, और ये सारी चीजें रिचर्ड एब्राइट के लिए बताई जाती है। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज द क्वेश्चन आंसर्स। We will do the question answers in the question answer series। इस चैप्टर की जो सीरीज होगी उसमें मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको कराऊंगी। आज एक्सप्लेनेशन पूरी हो जाती है हमारी, 1 लाइन एक्सप्लेनेशन थी, बहुत ज्यादा मजा आया मुझे तो इस चैप्टर को पढ़ने में। आपको आई एम श्योर क्यूरियोसिटी तो हुई होगी, समझ में तो आया होगा। आई एम गिविंग यू 1 क्वेश्चन, यहाँ पर आप मुझे इसका आंसर बताइए चैट सेक्शन में एंड कमेंट सेक्शन में। हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एब्राइट्स लाइफ? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? मुनार कैस की जो बुक थी उसके बारे में बताएंगे, उनको किसने गिफ्ट की उसके बारे में बताएंगे, है ना। उनको ये जो बुक थी वो किसने गिफ्ट की उसके बारे में आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। इसके बाद में और क्या बताओगे? बुक के अंदर एक्सपेरिमेंट क्या था, किसको क्या करना था वो मुझे बताइए। एंड हाउ डिड इट ओपन अ साइंस वर्ल्ड फॉर रिचर्ड, वो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। साइंस का वर्ल्ड रिचर्ड एब्राइट के लिए ओपन हो गया था, तो ये आप मुझे आंसर करेंगे किसमें? कमेंट सेक्शन में। That is it in this video. We will complete the question answer in the next series। इसका जो सीरीज है क्वेश्चन आंसर का उसमें, और जो भी चैप्टर्स रह गए वो भी हम लोग मोस्ट प्रॉब्ली इस मंथ में खत्म करने वाले हैं। आप लोग का लिटरेचर का सेक्शन फटाफट से पूरा हो जाएगा, फिर हम लोग करेंगे एग्जाम की धमाकेदार तैयारी। ठीक है, दैट इज इट इन टुडेज वीडियो। टेक केयर एवरीवन एंड बाय।